मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और मैं आपको प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जिसका सीधा इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर पे आता है। आपने सही सुना। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब अभी एनबीएफसी का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, बैंकों का। तो ये ऐसा एक सब्जेक्ट मैटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इन्वेस्टर्स इसको इग्नोर करते हैं। हम इस सब्जेक्ट को काफ़ी आसान शब्द में आपको समझाएंगे और ये जो टॉपिक है वो रहेगा एसेट लायबिलिटी मिसमैच। अभी ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच एक्चुअली होता क्या है ये हम आपको अभी बताएंगे। जो निवेशक इस टर्म से थोड़ा सा यू नो यू नो इग्नोरेंट है उनको भी ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि एसेट क्वालिटी नॉर्मली बैंकों की या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की देखी जाती है, लेकिन ये जो एसेट लायबिलिटी जो मिसमैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका सीधा इम्पैक्ट बैंकों के और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे और एनबीएफसी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एसेट लायबिलिटी मिसमैच। दोस्तों पहले तो अगर आसान शब्द में कहे तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच यानी एएलएम का मतलब क्या होता है। एएलएम का मतलब ये होता है कि बैंक्स, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव और डायनामिक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि बैंकों की जो क्रेडिट टीम होती है उसमें कई लोगों को एसेट लायबिलिटी कमेटी में बिठाया जाता है, उसको एल्को कहा जाता है। और ये कमेटी डिसाइड करती है कि कितना शॉर्ट टर्म लोन लेना है, कितना लॉन्ग टर्म लोन लेना है, कितना लोन डिसबर्स करना है। तो ये सब सारी बातें एल्को टीम करती है। और एसेट लायबिलिटी मिसमैच का सीधा मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म फंड्स लेता है या लॉन्ग टर्म फंड्स डिसबर्स करता है, तभी नॉर्मली ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में कोई बैंक या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 3 या 5 साल के लिए पैसा लेती है और वो पैसा बेसिकली 15 या 20 साल कैटेगरी के लोन्स में डिसबर्स करती है। मिसाल के तौर पे अगर समझ लीजिए कि आपने बैंक को 5 साल पैसे उधार दी और बैंक ने वो पैसा लेके कोई कस्टमर को दिया जिसको घर बनाना है, तो वो नॉर्मली लोन करीबन 15-20 साल का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल का तो लोन ले लिया है, लेकिन उसको डिसबर्स करने के टाइम पे उसको 20 साल के टेन्योर के लिए दिया गया है। तो उसका मतलब क्या है कि 5 साल के बाद मेरा पैसा तो मुझे वापस चाहिए, लेकिन जो लोन लिया हुआ कस्टमर है उससे आप लोन वापस नहीं ले सकते, उसको आपने 20 साल का एक टेन्योर दिया है। तो इस बीच का समय को आप कैसा पैसा मैनेज करते हो आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज से, ये हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वही नटशेल में एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है। अभी प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स जो बैंकों का होता है दोस्तों, वो बेसिकली डिपॉजिट्स का होता है। और डिपॉजिट जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि नॉर्मली 3 या 5 साल के लिए होते हैं। और इसके बाद ये डिपॉजिट्स जो हाँ बैंकों ने या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने लिए हैं, या टिपिकली जो जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होती है, वो बेसिकली उनको देना पड़ता है। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज तो अकाउंट खोलते नहीं है, तो उनके पास कासा का जैसा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो वो बेसिकली फिक्स डिपॉजिट्स, टिपिकली टर्म डिपॉजिट्स या ऐसे शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं जिससे उनका काम बन जाता है। आगे हम आपको वीडियो में समझाएंगे कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स शॉर्ट टर्म मार्केट में लेते हैं। तो उससे आपका ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होगा। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा कि बैंक्स नॉर्मली लंबे टेन्योर के लिए लोन्स अपने बोरोवर को देती है। और उसमें हाउसिंग लोन्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स होते हैं दोस्तों, वो बहुत लंबे मेच्योरिटी के लिए होते हैं। नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कम से कम 20 साल का लोन होता है। अगर हाउसिंग फाइनेंस लोन की बात करें तो मिनिमम 15 से 20 साल का टेन्योर होता है। तो जब भी बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स कस्टमर्स को देती है और उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लेती है, और उसमें जो मिसमैच होता है इंटरेस्ट इनकम में और इंटरेस्ट आउटफ्लो में, तो उसको हम इस सिचुएशन में एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। दोस्तों अगर
आगे एएलएम की बात करें तो आरबीआई ने बैंकों को एक डेडिकेटेड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी करने को कहा है। जैसे मैंने थोड़ी टाइम पहले कहा कि एल्को यानी एसेट लायबिलिटी की जो कमेटी होती है उसका गठन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है। इसका कमेटी का मेन काम क्या होता है कि उनको कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज जो होते हैं वो लगातार मॉनिटर करने पड़ते हैं, और जो भी गैप होती है यानी जितना इंटरेस्ट आना है जितना इंटरेस्ट देना है उसका जो बीच की जो गैप होती है वो लगातार उनको मॉनिटर करना पड़ता है। और इसके लिए जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट होता है ये एल्को कमेटी का मेन काम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक देखोगे तो दोस्तों एक बात जरूर देखिए कि एसेट साइड पे ये पैसे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी किसको दे रही है। हाउसिंग लोन्स के लिए दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को दे रही है, और ज्यादातर इनका टेन्योर यानी इनकी क्या टाइमलाइन है। दूसरी बात ऑन द लायबिलिटी प्रोफाइल। अभी लायबिलिटी प्रोफाइल का मतलब क्या है कि ये बैंकों ने या एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने पैसा कहाँ से उठाया। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि पैसा उठाने के काफी इंस्ट्रूमेंट्स इन कंपनीज को अवेलेबल है। जैसे कि बैंक्स है, टिपिकली अगर डिपॉजिट्स कहे तो बैंक्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं जो 5 या 7 साल के लिए होते हैं, एक्सटर्नल करेंसी बॉन्ड्स होते हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स होते हैं, डोमेस्टिक बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, जो जिसका आपको एक सही आइडिया देगा कि कितना पैसा कौन से इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। हम आगे इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि इस जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैंने आपको बताया उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ज्यादातर कमर्शियल पेपर जिनको पता नहीं है, मैं यही कहूंगा कि ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए लगातार पैसा बाजार से उठा सकते हो, और जैसे जैसे इसकी अवधि खत्म होती है वो वापस उसको रोल ओवर किया जा सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। रही बात नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फंड कलेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे रिटेल निवेशकों या इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से आप 10 साल या 8 साल या 7 साल का टेन्योर के हिसाब से आप पैसा अपफ्रंट लेते हैं, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। अगर ईसीबी की बात करें तो आप फॉरेन मार्केट में जाके बॉन्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में फॉरेन करेंसी में पैसा उठाते हैं, और इसका जो करेंसी का जो इम्पैक्ट होता है आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बैंकों को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा करेंसी में प्रॉब्लम हो गया तो इसका इम्पैक्ट इनके इंटरेस्ट पेमेंट पे आ सकता है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल जो डिपॉजिट्स होते हैं दोस्तों, नॉर्मल जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारा क्लियरली रिटेल का पैसा होता है जो बैंकों में आता है, और इसका यूज बैंक बेसिकली अपने बोरोवर्स की फंडिंग नीड्स के लिए यूज करता है। अभी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी एएलएम को के देने के बाद हम आते हैं कि कौन से सेक्टर के लिए एएलएम रेलेवेंट है। अभी एसेट लायबिलिटी मिसमैच टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। इनको एएलएम से कोई लेना देना नहीं है। एएलएम बिल्कुल इम्पोर्टेंट सिर्फ बैंकों के लिए है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज भी आती है, कमर्शियल जो गाड़ियां बेचते हैं जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, और अलग जो कंपनीज है इनके लिए आती है, टिपिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए आती है। और टिपिकली जो बैंक्स होते हैं, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो बोथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स यानी बिजनेस के लिए, प्राइवेट के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा उधार देते हैं, इनके लिए एएलएम बहुत रिलेवेंट है। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि बैंक्स का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स होता है वो डिपॉजिट्स होता है। अ, इसका जो पेमेंट या भुगतान करना होता है इसका एक टाइमलाइन डिसाइड किया जाता है। अगर कोई डिपॉजिट बैंक में डालता है एज फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, तो डिपॉजिट के टाइम खत्म होने के बाद वो डिपॉजिट को पैसा वापस दिया जाता है। अभी नॉर्मली बैंक्स और एनबीएफसी क्या करते हैं, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फंड यूज करते हैं, और जैसे जैसे उनको जरूरत होती है वो बेसिकली ज्यादा शॉर्ट टर्म या ज्यादा लॉन्ग टर्म पैसा उठाते हैं। और शॉर्ट टर्म फंड्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल पेपर है, दूसरी कासा है यानी जो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का पैसा रिटेल जो डिपॉजिटर्स होते हैं जो पैसा बैंक में रखते हैं वो यूज करते हैं। और नॉर्मली जब भी शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है तभी उनको एक फैसिलिटी दी जाती है कि 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो अपना वो शॉर्ट टर्म पेपर रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर का मतलब क्या है कि हम उस पोजीशन को और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी ये रोलिंग फैसिलिटी
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो इंटरेस्ट का इनफ्लो होता है और जो इंटरेस्ट का आउटफ्लो होता है, इसमें कभी-कभी हो सकता है कि बड़ा मिसमैच आए, और वो मिसमैच को कैटर करने के लिए और हैंडल करने के लिए बैंकों को शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत लगती है। अभी आप में से कोई लोगों बोलोगे कि लॉन्ग टर्म फंड्स ही क्यों नहीं ले सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शॉर्ट टर्म फंड्स जो आते हैं दोस्तों, वो काफ़ी रीज़नेबली सस्ते होते हैं, और इसलिए नॉर्मली हमने देखा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, वो क्या करती है कि शॉर्ट टर्म में पैसा लेती है और लॉन्ग टर्म में उधार देती है, क्योंकि इसमें उनको फायदा ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रेट ज़्यादा मिलते हैं और शॉर्ट टर्म में कम कम इंटरेस्ट लगता है। तो नॉर्मली अगर हम थियोरेटिकली जाए तो लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, और ज़्यादातर हमने देखा है कि बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या एनबीएफसी शॉर्ट टर्म फंड्स ज़्यादातर उठाते हैं, और उसका ज़्यादातर प्रोपोर्शन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाता है। तो वहीं पे एएलएम का मिसमैच होता है, और ये वीडियो आपको आगे बताएगा कि किस प्रकार आपको वो एएलएम मॉनिटर करना है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को जो इन्फॉर्मेशन एएलएम के बारे में जो मिलती है, वो एज पर डिस्क्लोजर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ये हर क्वार्टर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अपने प्रेजेंटेशंस में देती है। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन सारी कंपनी के प्रेजेंटेशन में आती है। उसको कैसे आगे पढ़ना है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अभी दोस्तों हमने थोड़ी बहुत जानकारी एएलएम के बारे में बताई। अभी हम थोड़ा सा इसके इसके रिस्क के बारे में समझ लेंगे। इसका बेसिकली रिस्क क्या होता है एएलएम में, यानी एसेट लायबिलिटी मिसमैच में। सबसे बड़ा बात जो रिस्क फैक्टर होता है वो बेसिकली दो तरीके से आता है। एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। हम इसको थोड़ा डिटेल में बाद में आपको समझाएंगे। एक बात क्लियर है कि जब भी डिपॉजिट्स शॉर्टर मैच्योरिटी के होते हैं, तो इनको जब मैच्योर होते हैं तभी बैंकों को इनको पैसा वापस देना होता है। और लोन्स जो मैंने 20 साल के लिए या 15 साल के लिए दिए, वहां पे जो रीप्राइसिंग होती है, यानी जो एडजस्टमेंट होता है, वो मुझे शॉर्ट टर्म में कोई बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं कर सकती। इसका एक सीधा मतलब ये है कि समझ लीजिए कि मैंने कोई डिपॉजिटर से 5 साल के लिए पैसा लिया, और मैंने 20 साल का लोन लिया, तो जो बोरोवर है उसको तो मैंने 20 साल का टाइमलाइन दिया है। उसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 5 साल के बाद मेरा पैसा डिपॉजिटर को वापस देना है तो तुम मेरे को पैसा जल्दी दे दो। तो ये नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में होता नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है कि डिपॉजिट्स टाइम पे मैच्योर होते हैं, और जो लोन दिया गया है उसका सर्विसिंग बैंक को करना पड़ता है, और इसी के लिए बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म पेपर मार्केट से उठाना होता है। क्योंकि बोरोवर को ये हम कह नहीं सकते कि आप लोन रिकॉल करो, हमको पैसा वापस दो। तो इसी कारण ये एएलएम का मसला आता है। अभी लिक्विडिटी इशू का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी इशू में, अगर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लोन्स और डिपॉजिट्स, इनके दो अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स होते हैं। डिपॉजिट्स जल्दी मैच्योर होते हैं, लोन्स की मैच्योरिटी बाद में आते हैं। तो क्लियरली डिपॉजिट्स हैव टू बी रिपेड, यानी जब भी मैच्योरिटी होती है डिपॉजिट्स की, तभी लोन्स तो रिपे बैंक को करनी पड़ती है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को करती है। और अगर लोन उनका चालू होता है तो लोन वो वापस रिकॉल नहीं कर सकते। तो ये सीधी बात है कि अगर मैंने किसी को 20 साल का लोन लिया और मैंने 5 साल में किसी का डिपॉजिट लिया है, तो लोन जिसको मैंने दिया है उसका पैसा मेरे को इमीडिएटली मिलेगा नहीं, वो 20 साल के बाद ही मेरे को चुकाएगा। तो इन बिटवीन बैंकों को क्या करना होता है, बैंक्स फिर नए तरीके के मेथड्स एडॉप्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो नए डिपॉजिट्स रेस करते हैं, या शॉर्ट टर्म पेपर अगर उन्होंने उठाया तो उसको वापस रोल ओवर करते हैं, यानी एक्सटेंड करते हैं। और ऐसा कभी हो सकता है कि कभी कभी मार्केट कंडीशन बहुत टाइट है, और उस कंडीशन में बैंकों को भारी इंटरेस्ट देके नए डिपॉजिट्स लेने पड़ते हैं। तो इसका भी सीधा इम्पैक्ट बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, क्योंकि अगर उन्होंने 5% पे लोन पहले डिपॉजिट्स लिया है और उन्होंने 10% पे बोरोइंग दी है, पर अगर अभी बाजार टाइट है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उनको 5% पे नहीं, 8% पे डिपॉजिट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं। तो इस माहौल में क्या होता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की होती है, स्पेशली ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, वो कमजोर पड़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है।
अभी दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है ये ज्यादातर यू नो बैंक्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज्यादातर जो परसेंटेज ऑफ लोन्स होते हैं वो वेरिएबल इंटरेस्ट लोन पे होते हैं। अभी वेरिएबल इंटरेस्ट लोन का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स्ड लोन वाले नहीं होते, यानी जैसे जैसे रेट्स मार्केट में ऊपर नीचे होते हैं उसके ऊपर के इसके इसके हिसाब से लोन का इंटरेस्ट रेट पैक किया जाता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बैंकों को मिलती है, क्योंकि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन देने के बजाय वेरिएबल इंटरेस्ट लोन देते हैं तो अपना रिस्क थोड़ा सा वो इस तरह से मैनेज करते हैं। अगर फिक्स्ड लोन्स अगर वो बेसिकली देते हैं कस्टमर्स को तो वो ज्यादा इंटरेस्ट पे देते हैं। बैंक भी ये जानती है कि ऐसे कोई कस्टमर्स है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन पे ही आते हैं, तो उनके लिए अगर वो लोन देना चाहते हैं तो वो रिस्क बैंक का कवर करने के लिए वो उनको एक थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लोन पे देते हैं, जिससे कि उनका थोड़ा सा रिस्क कवर अप हो। तो ये डेफिनेटली एक बात बैंकों को बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसी अडॉप्ट करते हैं। और ज्यादातर जो बैंक्स और एनबीएफसी है वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, कासा हो गया, ये यूज करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एएलएम की मैकेनिज्म है जो रोज बैंक्स एक्टिवली मैनेज करती है, उसमें बैंक्स और एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या करती है कि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को मैच करने की बात करती है, जहां पे इनकी जो मैच्योरिटी की लायबिलिटी होती है और इंटरेस्ट रेट्स की जो रिसीवेबल की लायबिलिटी होती है उसका जो मॉनिटरिंग है वो रेगुलर करते हैं। अभी बेसिकली क्या है कि अगर एएलएम ठीक तरीके से मॉनिटर किया जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट पॉजिटिवली बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे होता है। दोस्तों हमने बहुत पहले निम्स के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, तो अभी हम समझते हैं कि अगर आपको वो वीडियो वापस देखना है तो हमारे चैनल पे जरूर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली निम्स बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है और जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है उसका जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। और एएलएम एक ऐसी चीज है जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सेफगार्ड करती है, यानी जो बचाती है। अगर मान लीजिए कि एएलएम हाथ से निकल गया और मैच्योरिटीज ज्यादा आई शॉर्ट टर्म में, और मेरे बोरोज ने पैसा देने के लिए ना कहा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो सभी पैसे देंगे, तो उसका मतलब सीधा होता है कि मेरा एएलएम मिसमैच के कारण मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरह से दब जाएगी। मेरे को ज्यादा प्रोविजंस करनी पड़ेंगी, मेरे को एसेट जो मेरे है यानी जो इनफ्लोज आने वाले हैं उसके लिए अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में पैसा मिलता नहीं है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मैं शॉर्ट टर्म पेपर महंगा अगर लेता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और मार्केट बहुत टाइट है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे आएगा और ऑब्वियसली अपने कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। और प्रॉफिट अगर कम हो गया तो बाजार को ये बात पसंद नहीं होती। तो एएलएम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी रिस्क ये दो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं ये एएलएम बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। अभी जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या है और लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या है। सीधी बात है कि अगर बैंक्स को अपना डिपॉजिट्स रीप्राइस करना है, यानी समझ लीजिए कि मैंने 5% पे डिपॉजिट्स ली और मैंने 9-10% में बोरोवर को दे दिया, लेकिन मेरा जो मैच्योरिटी टेन्योर डिपॉजिट्स का खत्म होने के बाद अगर मुझे इंटरेस्ट रेट वही रेट पे नहीं मिला या उससे कम नहीं मिला तो डेफिनेटली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। इसके लिए बैंक्स को रेगुलरली शॉर्ट टर्म मार्केट में लगातार कोशिश करनी पड़ती है कि कमर्शियल पेपर हो या बॉन्ड्स हो या ईसीबी हो, वहां से जितना सस्ता पैसा उनको मिले वो खोजने की वो बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इनके लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो कर्व है और उनका जो यील्ड है वो बेसिकली इनके कॉस्ट ऑफ फंडिंग पे डिपेंड होता है। दूसरी बात, अभी लिक्विडिटी रिस्क की बात है। जैसे हमने पहले कहा कि मान लीजिए कि मुझे 5 साल में पैसा देना है और मैंने किसी बोरोवर को 20 साल के लिए लोन दिया है, तो ये सीधा मतलब ये क्या हो गया कि मुझे लिक्विडिटी रिस्क है। अगर मुझे टाइम पे पैसा नहीं मिला तो मुझे डेफिनेटली एक बहुत कठिनाई का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मुझे मार्केट में जाके महंगा डिपॉजिट्स लेना पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा।
तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि एक तो मैच्योरिटी रिस्क यानी लिक्विडिटी रिस्क होती है, और एक बेसिकली इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है, यानी अगर ब्याज के रेट्स थोड़े कम ज्यादा हो गए तो उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे कॉस्ट ऑफ फंड्स पे आएगा, और ऑब्वियसली मेरे यील्ड्स कम हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली एएलएम इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो मिसमैच होता है, क्योंकि 5 साल का डिपॉजिट लेके अगर मैंने 20 साल का लोन लिया, तो वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत ये बैंकों को और एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को होती है। ज्यादातर अगर आप देखें तो ऐसा कोई बैंक या कोई एनबीएफसी या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऐसा हुआ नहीं है कि जो ज्यादातर पूरा लोन अपना लॉन्ग टर्म फंडिंग से ही दे। लॉन्ग टर्म फंडिंग जैसे मैंने पहले कहा कि लॉन्ग टर्म फंडिंग काफी एक्सपेंसिव होती है, और इसलिए ज्यादातर एनबीएफसी बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा उठाते हैं जो काफी सस्ता होता है, और लॉन्ग टर्म में बोरो लेंड करते हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होता है कि बिजनेस तो बढ़ता है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करके अपना इंटरेस्ट रेट का जो मैकेनिज्म है और जो सेफ्टी है, वो एएलएम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हासिल करते हैं। अभी दोस्तों एएलएम हमने काफी बात की, अभी हम जानेंगे कि नॉर्मली ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच कभी होता है। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि ज्यादातर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि कमर्शियल पेपर फ्लोट करते हैं, और ये कमर्शियल पेपर हर 3 महीना 6 महीने के बाद फ्लोट करते हैं। अभी नॉर्मली एनबीएफसी का एक सिंपल तरीका है कि वो शॉर्ट टर्म में बोरो करते हैं और लॉन्ग टर्म में लेंड करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी तब तक चलती है जब तक इंटरेस्ट रेट्स ठीक ठाक होते हैं, ज्यादा बढ़ते नहीं है, लिक्विडिटी भी कंफर्टेबल होती है। बट जिस दिन वो लिक्विडिटी टाइट होती है या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, इनके लिए दिक्कत होती है, और ये स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की है, और तभी एसेट लायबिलिटी मिसमैच का मैटर आता है, और यही टाइम पे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट अगर ठीक है तो ही ये एनबीएफसी सर्वाइव करेगी, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली हमको देखना है कि ऐसा सिचुएशन अगर एसेट लायबिलिटी मिसमैच का अवॉइड करना है, तो नॉर्मली एक सिंपल थियोरेटिकल रूल इन्वेस्टर को लगेगा कि भाई पूरा पैसा लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म बोरोवर्स को क्यों नहीं जाता, शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं जाता। जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों कि नॉर्मली इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में लेंडिंग जो होता है वो एक कॉस्टली मामला होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो सोर्सेज होते हैं वो काफी महंगे होते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करें। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो अवेलेबल फंड बास्केट होता है, जैसे इक्विटी है, लॉन्ग टर्म फंड्स है, शॉर्ट टर्म फंड्स है, कमर्शियल पेपर है, बॉन्ड्स है, आपका ईसीबी है, ये सारा जो अवेलेबल बास्केट है, इसको कैसे कंपनी यूज करती है, कितने मात्रा में यूज करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम आगे आपको बताएंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि अभी जो मोरेटोरियम अनाउंस किया है उसका इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी मिसमैच का क्या होने वाला है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट एएलएम पे आएगा, और अगर आपका ज्यादातर पैसा शॉर्ट टर्म पैसे से आता है या बॉन्ड से आता है, तो इसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या हो सकता है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ फंड्स का बास्केट होता है, इसका कैसा यूज कंपनी करती है, ये बहुत ही ट्रिकी डिसीजन होता है, लेकिन इसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, और यही काम बेसिकली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी करती है, और इसको ही हम लोग एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। अभी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रिस्क है, अगर कोई मान लीजिए कोई कंपनी का वेदर बैंक हो या एनबीएफसी हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, इसका अगर एएलएम मिसमैच बहुत बुरी तरह से मैनेज किया है, तो उसका बेसिक रिस्क इन्वेस्टर्स को क्या भुगतना पड़ता है। पहली बात तो दोस्तों, एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में बैंक के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। राइजिंग इंटरेस्ट सिनारियो का मतलब होता है, अगर समझ लीजिए लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट 5% था, अभी 6% हो गया, फिर उसके बाद 7% हो गया, तो उसका सीधा इम्पैक्ट इनके कॉस्ट ऑफ फंडिंग पे होता है, और ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऐसी चीज है जो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनबीएफसी के लिए और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। दूसरी बात, जो लोन्स होते हैं, वो लोन्स फिक्स टेन्योर के होते हैं। अगर उनको बैंक ने या एनबीएफसी ने 20 साल के लिए दिए और वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे दिए, तो मान लीजिए कि वो बंदा जो जिसने पैसा लिया है वो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चुकाएगा। बैंक को क्या करना है कि अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा सा मैनेज करके उसका यील्ड इंप्रूव करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डिपॉजिट्स रेट्स होते हैं, वो बेसिकली मार्केट रेट के हिसाब से चलते हैं, और जब भी मार्केट रेट्स कम होते हैं, तभी
क्लियरली डिपॉजिट्स कस्टमर से लाना एक बहुत दिक्कत की बात होती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो लोगों को एक इंसेंटिव नहीं होता है कि बैंकों में क्यों पैसा लगाएं, क्यों डिपॉजिट्स बैंक में डालें। तो बेसिकली दोनों तरफ से बैंकों को अच्छी तरह से अपने जो फंडिंग सोर्सेज है वो प्ले करने होते हैं। और इसी कारण के लिए हम जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखते हैं तो बेसिकली इनके एसेट्स को मत देखिए, पहले देख लीजिए कि इनके पास कितनी लिक्विडिटी है, कितनी कैश है बुक्स पे। क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब भी लिक्विडिटी टाइट होती है तभी आपको वो कैश पोजीशन ही आपको खराब टाइम में मजबूती से खड़ा करने की ताकत देती है। अगर मान लीजिए कोई बैंक के पास लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है तो उसको महंगा कॉस्ट ऑफ फंड्स चुका के अपने जो बोरोवर्स है उनको सर्विस करना पड़ेगा, और आगे इंक्रीमेंटल जो नए लोन्स वो देंगी वो भी उनको यील्ड कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी बैंक्स की एसेट लायबिलिटी मिसमैच कम होते हैं उनके लिए एक अच्छी बात होती है कि उनके पास बेसिकली अपने लोन्स और डिपॉजिट्स को रीप्राइसिंग करने में बहुत आसानी होती है। क्लियरली अभी जो मोरेटोरियम हुआ है, हम मोरेटोरियम के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल है कि जब मोरेटोरियम अनाउंस होता है तभी टेक्निकली जो लोन का ईएमआई होता है वो बैंक को मिलता नहीं। अभी ऐसे माहौल में उनके खर्चे तो बढ़ते हैं लेकिन उनको इनफ्लो कुछ नहीं आता। तो वही बैंक ठीक ठाक रहेंगे जिनके पास एडेक्वेट लिक्विडिटी है, एडेक्वेट कैश है बैंक्स के उनके पास, और वही अपना ये जो मोरेटोरियम का पीरियड है वो अच्छी तरह से इसमें सरवाइव करेंगे। जो एनबीएफसी या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है और जिनको आगे कोई पैसा देने की भी कोई सोचेगा नहीं, आप समझ सकते हैं कि पूरी दुकान कंप्लीटली कोलैप्स हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच का है। जो बैंक के पास लिक्विडिटी एडेक्वेटली नहीं होती और जिनका एसेट इनफ्लो और एसेट आउटफ्लो बहुत लंबी तरह से एक बहुत बड़ा गैप दिखाता है, ये डेफिनेटली एक चिंता की बात है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंफॉर्मेशन है एसेट लायबिलिटी मिसमैच का, ये आपको प्रेजेंटेशन कंपनी के प्रेजेंटेशन में हर क्वार्टर को मिलेगा। तो इसमें आपको कोई अपना दिमाग लगाना नहीं है, आपको सिर्फ वो नंबर देख के उसको एनालाइज करना है। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो एज पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एज पर जो बीएसई एक्सचेंज के एक्सचेंज के रूल्स हैं, आपको हर क्वार्टर के बाद ये प्रेजेंटेशन मिलेगी और ये डेटा सारी कंपनी शेयर करते हैं। दोस्तों अभी आते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम, यानी मैं अभी आपको 2 मिनट पहले कह रहा था कि मोरेटोरियम आने के बाद अभी ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी इसका सीधा इम्पैक्ट एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे क्या होगा। पहली बात तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कहा है कि जो भी लेंडर्स जो भी लोगों ने लोन लिया है उनको और 3 महीने के लिए कहा गया है कि वो इंटरेस्ट ना दे दे। और इसके लिए जो डेट अभी आरबीआई ने कही है वो बेसिकली 31 अगस्त 2020 है। वो तब तक अपना ब्याज नहीं भर सकते क्योंकि काफी लोगों के केस में कोरोना वायरस के कारण उनकी नौकरी गई है, कई लोगों के सैलरी कट्स हो गए हैं, काफी हद तक लोगों को पैसों की दिक्कत हुई है। और इसलिए काफी लोगों ने जो हाउसिंग लोन लिया है या अलग अलग तरीके के लोन लिए हैं, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमने देखा है कि काफी कंपनीज ने भी मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया है क्योंकि उनकी फैक्ट्री बंद थी, कैश फ्लो नहीं था, डिमांड नहीं था। तो ये सारे मसले को सोल्यूशन करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि 31 अगस्त 2020 तक हम आपको मोरेटोरियम देते हैं, उसके बाद आप इंटरेस्ट दे दीजिए, तब तक आपको इंटरेस्ट देना नहीं है। पर एक बात तो क्लियर है कि ये कोई राइट ऑफ पॉलिसी नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन यू विल बी गिवन सम टाइम, यानी आपको थोड़ा टाइम देने पड़ेगा और उस टाइम के बाद आपको पूरा इंटरेस्ट जो आपने अभी नहीं भरा है उसको आपको वापस आगे भरना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि मोरेटोरियम एक टेम्पररी डिफरमेंट है ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इट इज नॉट अ वेवर। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने पैसा माफ किया है, लोन्स राइट ऑफ हो गया है। तो इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट बेसिकली जो अभी आपने नहीं दिया वो एक्रू हो चुका है, और 6 महीने के बाद आपको आपके लोन के प्रिंसिपल के साथ वो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो आपको एडिशनल देना पड़ेगा। अभी इस माहौल में हमने देखा है कि क्या होता है कि जब भी मोरेटोरियम अनाउंस होता है दोस्तों, तभी सारे एनबीएफसी और बैंक्स पहला तो अपना पोजीशन सेफगार्ड करने के लिए कहते हैं कि हम अभी हमारी बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। नया पैसा तो अभी देने की हमारी
आइडिया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि नया लोन दूं और वो इमीडिएटली खराब हो जाए, एसेट क्वालिटी मेरी खराब हो जाए। तो इसमें नॉर्मली हमने देखा है कि जो फ्यूचर ग्रोथ होता है बैंकों का, एनबीएफसीज का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, वहां पे जो फ्रेश डिसबर्सल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इसलिए यहाँ पे हमने देखा है कि ज्यादातर बैंक्स और एनबीएफसीज अपनी बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं और ग्रोथ बैक सीट लेता है। तो ये हुआ एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी कंपनीज है जिनको मोरेटोरियम कितना मिला है। दोस्तों पहले मोरेटोरियम के बारे में बात करने के पहले मुझे आपको दिखाना है कि ये सारे जो प्लेयर्स अभी ये जो पीपीटी पे आप देख रहे हैं, इसमें लायबिलिटी प्रोफाइल क्या है। दोस्तों जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लायबिलिटी प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपने पैसा कहाँ से उठाया है। अगर आपने पैसा कहाँ से उठाया वो सबसे बड़ी बात होती है। अभी मैंने आपको जो जो कंपनीज बताई है, इसमें पहला नाम आता है बजाज फाइनेंस, फिर आता है एचडीएफसी, फिर चोला इन्वेस्टमेंट, एल&टी फाइनेंस, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, फिर उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मास फाइनेंस, रेपको फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बंधन बैंक, कैनफिन होम्स और पिरामल एंटरप्राइजेस। ये कंपनीज हमने पर्पसली इसलिए लिए क्योंकि ये काफी बड़े प्लेयर्स है एनबीएफसी स्पेस में और बैंकों में। अभी देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जो लायबिलिटी प्रोफाइल है, बैंक्स में का परसेंटेज कितना है। ये सारे जो प्लेयर्स है इन्होंने बैंक से पैसा लिया है। क्लियरली अगर हम बंधन बैंक की बात देखें तो इनको बेसिकली टर्म डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर से ही ज्यादा पैसा आया है। दूसरा डिपॉजिट से इनके खुद के डिपॉजिट्स कासा रेशो काफी अच्छा है, तो इनको करीबन 37% मिला है। अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो 38% मिला है। अगर टर्म डिपॉजिट्स कमर्शियल पेपर की बात करें तो 45% बजाज फाइनेंस वहां से उठा चुका है। अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, इन्होंने करीबन 67% अपना पैसा बैंकों से लिया है, और करीबन बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से 18% आया है। ईसीबी उन्होंने 2% लिया है, और करीबन 8% बेसिकली टर्म लोन्स और बेसिकली टायर टू सिक्योरिटी से आया है। रही बात गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की, तो आप देख लीजिए कि मुथूट फाइनेंस के पास करीबन 40% बैंकों ने पैसा दिया है, करीबन 14% उन्होंने टर्म डिपॉजिट्स कमर्शियल पेपर से लिया है। उनके पास नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जो उन्होंने रिटेल में इशू किया है वो काफी बड़ी मात्रा है, करीबन 33% है। और अभी हाल ही में उन्होंने ईसीबी में काफी बड़ा पैसा उठाया, करीबन 3,000 करोड़ के ऊपर, तो वो करीबन 10% है। कहने का मतलब क्या है कि जहां पे भी बैंक्स का एक्सपोजर ज्यादा है दोस्तों, वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक्सेप्शंस जो है वो बेसिकली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एसेट वो लेते हैं वो बेसिकली बहुत ही एक सेफ एसेट होता है। अगर मैं किसी का लोन सोने के इसमें लेता हूँ, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि वो एसेट खराब हो जाएगा, क्योंकि जो एसेट मैं लेता हूँ वो बेसिकली लोन के अमाउंट से काफी ज्यादा महंगी होती है और काफी सेफ होती है। जैसे आपको सभी को पता है कि लोन का जो प्राइस ट्रेंड है, सॉरी गोल्ड का जो प्राइस ट्रेंड है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। नॉर्मली जो लोन टू वैल्यू होता है, यानी जो 100 रुपए के लिए अगर मैं 80 रुपए तक लोन देता हूँ, तो नॉर्मली गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस है, वो इंश्योर करती है कि जितना भी पैसा उन्होंने अपने कस्टमर को दिया है उससे कहीं ज्यादा ज्यादा वो लोन की जो वैल्यू है, उसका जो भरपाई या भुगतान है, उसकी वैल्यू वो गोल्ड के ऑर्नामेंट में या गोल्ड के एसेट में ऑलरेडी होता है। तो ये कंपनीज के लिए शायद इतनी बड़ी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे करीबन मेजर जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है वो ज्यादातर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जाता है, कमर्शियल सेक्टर के लिए जाता है। तो ये दिक्कत का मामला हो सकता है, क्योंकि अभी इस माहौल में रियल एस्टेट सेक्टर कहिए, रेसिडेंशियल सेक्टर कहिए, टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर कहिए, ये बहुत ही कमजोर डिमांड से ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर सही वक्त पे इनको पैसा नहीं मिला उनके कस्टमर से, तो उनके लिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच काफी बड़ा हो सकता है। रही बात अगर बजाज फाइनेंस की बात करें या एचडीएफसी की बात करें, दोस्तों ये ऐसी कंपनीज है जिनके पास काफी कैश बुक्स पे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने काफी पैसा इक्विटी से भी उठाया है, तो इनके लिए शायद इतनी दिक्कत ना हो। अभी हम आगे वाले स्लाइड पे जाते हैं, जिससे आपको ज्यादा अंदाजा आएगा कि मोरेटोरियम कितना ज्यादा कंपनीज के लिए आया है और वो कैसे इसका इम्पैक्ट एएलएम पे होगा। दोस्तों मोरेटोरियम की बात करें तो हमने जो कंपनीज अभी यहाँ पे सिलेक्ट की है, सबसे ज्यादा जो मोरेटोरियम है वो बेसिकली बंधन बैंक का है। ये माइक्रो फाइनेंस में ऑपरेट करते हैं। ऑलमोस्ट 100% इन्होंने मोरेटोरियम में पैसा रखा है।
अगर हम L&T फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 36% है। अगर M&M फाइनेंस की बात करें तो 75% है। बजाज फाइनेंस करीबन 27% है। HDFC कम कर अराउंड 25% है। अगर हम ICICI बैंक कहें तो 30% है। एक्सिस 27% है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बेसिकली माइक्रो फाइनेंस में काफी बड़ा प्लेयर है, तो इसका भी इनका भी मोरेटोरियम काफी बड़ा है। इक्विटास का भी काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 90% है। AU स्मॉल फाइनेंस भी करीबन 30% है। अगर दिग्गज PSU बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा करीबन 60% है। आपका SBI जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो करीबन 20% है। और यस बैंक करीबन 45% है। ये सब आंकड़े देखने के बाद एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि मोरेटोरियम का मतलब है ये है कि 6 महीने के लिए जो लोन बुक है उसमें से ये जो परसेंटेज मैंने कहा है उसमें से इंटरेस्ट इन बैंकों को नहीं मिलेगा। अभी इन बैंकों के लिए अपना जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम नॉर्मली एसेट क्वालिटी बैंकों की देखते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की देखते हैं, NBFCs के देखते हैं, लेकिन ये बात हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अभी ऐसे माहौल में जब मोरेटोरियम 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो चुका है, कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, हमारा मानना है कि जो बैंकों का मोरेटोरियम पीरियड है वो खत्म होने के बाद नए चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पूरी तरह से मोरेटोरियम 31 अगस्त 2020 को खत्म नहीं होगा। काफी ऐसे बोरोज होंगे जो ज्यादा टाइम मांगेंगे, और उस समय बैंकों को अगर इंटरेस्ट इनकम मिलता नहीं है तो उनको डेफिनेटली मार्केट से शॉर्ट टर्म में पैसा लेके उनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट मैनेज करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर यहाँ पे कोई बोरोवर पैसा नहीं देने की बात करता है तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी पे आएगा, प्रोविजनिंग पे आएगा, और बैंकों को ये लोन्स अपने पैड अकाउंट्स में प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच ये आपको ये दो आंकड़ों से देखना है, कितना मोरेटोरियम है, कितना जल्दी कस्टमर्स वापस देते हैं, अगर नहीं देते तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हमको इन नंबर से क्या पढ़ना है दोस्तों, हमने ALM के बारे में काफी बातचीत की। अभी पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 70% जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसकी अभी लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो काफी हद तक कंस्ट्रेंट हो चुकी है, यानी लोग काफी साफ शब्दों में कहा गया तो उनके हाथ बांधे गए। PSU बैंक्स करीबन 25% सिस्टम में क्रेडिट देते हैं, और इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि जो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद उनका पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। दूसरी बात, जो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज है जैसे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड्स है, बॉन्ड मार्केट है, बेसिकली ये ऐसी कंपनीज और NBFCs को नहीं मिलेंगे जिनके रेटिंग्स खराब है, जिनकी बैलेंस शीट वीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले तो म्यूचुअल फंड से यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी काफी पैसा शॉर्ट टर्म मार्केट में मिलता था। अभी वो भी मिलने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफी हद तक जो फंड मैनेजर्स है वो ऐसे रिस्की एसेट्स में पैसा लगाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात, NBFC की बात करें तो उनको अभी लिमिटेड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक डेट मार्केट से भी है, क्योंकि वहां पे भी पोजीशन अभी काफी टाइट है। अगर इसी भी मार्केट की बात करें तो वहां पे भी उन्हीं कंपनीज को पैसा मिल रहा है जो बहुत फिनेंशियली स्ट्रांग है, काफी हद तक अपनी एसेट क्वालिटी कम रखे हुए हैं। अगर आपकी एसेट क्वालिटी ऑलरेडी 10 10 15 या 20% है, जैसे कि ज्यादातर PSU बैंकों में देखा है, इनके लिए दिक्कतें और बढ़ने की आशंका है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली RBI ने जो अभी एक्सटेंशन किया है, ये बेसिकली इन इन द नियर टर्म NBFCs के लिए और एक चैलेंज प्रेजेंट करेगा, क्योंकि इनके लिए अभी जो करंट उन्होंने जो लोन्स दिए हैं उनको सर्विस करने के लिए उनको अभी कोई इनकम मिलने वाला नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बैलेंस शीट की लिक्विडिटी NBFCs की होगी, ये आने वाले 6 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों। तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में एसेट क्वालिटी और ज्यादा खराब हो, और काफी मोरेटोरियम के बाद एसेट क्वालिटी के नंबर में थोड़ी और स्पाइक देखने को मिले। तो ये डेफिनेटली ALM के बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है कि अगर आपका ALM बहुत बुरी तरह से मैनेज किया गया है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। हो सकता है कि कोई कमजोर बैंक हो तो उसके लिए आने वाले दिनों में बिजनेस आगे करने के लिए, यानी फ्रेश बिजनेस करने के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, जब भी हम ALM की बात करते हैं तो फ्रैंक एक प्रैक्टिकल यूसेज इन नंबर का कैसा करना चाहिए। जब भी आप बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या NBFC का रिजल्ट आपके सामने आएगा तो पहली बात इसकी लायबिलिटी प्रोफाइल देख लीजिए, जैसे कि पैसा कहाँ से आ रहा है।
ज्यादातर पैसा अगर शॉर्ट टर्म फंड से आता है तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि कंपनी, बैंक या एनबीएफसी के लिए आगे आने वाले दिनों में पैसा कैसे मिलेगा। अगर लिक्विडिटी बैंक या एनबीएफसी के पास बिल्कुल नहीं है तो ये सीधा मतलब है कि अगले 6 महीने बैंक या एनबीएफसी के लिए बहुत खराब रहने वाले हैं। दूसरी बात है कि ये लायबिलिटी प्रोफाइल कितने महीनों में, 3 महीने में, 6 महीने में एक्सपायर हो रही है, ये भी डेटा आपको प्रेजेंटेशन से मिलेगा, कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल से मिलेगा। तो ये आपको मॉनिटर करना है। दूसरी बात, मोरेटरम हर क्वार्टर में बैंक या एनबीएफसी मेंशन करेगा, इसका परसेंटेज जरूर अच्छी तरह से ध्यान में देख लीजिए, क्योंकि ये मोरेटरम स्टैटिक नहीं होता है। दूसरी बात, फ्रेश बिजनेस जब तक कोई बैंक या एनबीएफसी नहीं करेंगी दोस्तों, तब तक धंधा बढ़ेगा नहीं। अगर हम पुराने लोन्स पे ही जिंदा रहे तो उससे बैंक का बैलेंस शीट बढ़ेगा नहीं, बैंक की इनकम नहीं बढ़ेगी, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे चैलेंजिंग टाइम में बैंक्स कितना ग्रोथ अपना नया बिजनेस में दिखाते हैं। दूसरी बात, कितना शॉर्ट टर्म फंडिंग उन्होंने इंक्रीमेंटली ये मोरेटोरियम के टाइम पे ली है, उनको कहाँ से पैसा आया है। दूसरी बात, एएलएम की जो कमेंट्री है, हर मैनेजमेंट अपनी एएलएम की कमेंट्री क्वार्टर के बाद बताएगा कि कितना पैसा उन्होंने उठाया है, कितना पैसा लायबिलिटी में मैच्योर हो रहा है। तो ये कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी देखना है कि एसेट क्वालिटी का जो नंबर है वो कितना है। अगर ऑलरेडी एसेट क्वालिटी का नंबर खराब है तो दोस्तों ये बात और भी मैटर को कमजोर करेगी। जिस बैंक का एसेट क्वालिटी का नंबर 8% है, 10% है, 15% है, जैसे कि हमने काफी पीएसयू बैंक्स में देखा है, इनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ेगी। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जिन्होंने अपने एसेट क्वालिटी अभी तक ठीक ठाक मैनेज किए, उनके लिए ठीक है, उनके लिए शायद हो सकता है कि आप थोड़ा सा यू नो अपने फाइनेंसिस मैनेज कर सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आएगी दोस्तों, ये सभी कॉन्फ्रेंस कॉल या कभी सारे बैंक के रिजल्ट्स या एनबीएफसी के रिजल्ट्स के बाद जो आते हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स मैनेज करोगे तो ही आपको निवेश करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। हमारा तो मानना है कि अगले 6-8 महीने के लिए जो एनबीएफसी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेक्टर है, ये बहुत चैलेंजेस से गुजरेगा। और हो सकता है कि FY21 इनके लिए पूरा साल बहुत ही डिफिकल्ट माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी लिक्विडिटी के काफी दिक्कत है। हालांकि अभी भी हम ये समझते हैं कि लॉन्गर टर्म में फाइनेंशियल्स के बिना मार्केट चलेगा नहीं, इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो उसका मतलब है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सेक्टर जरूर जिंदा रहेगा, ग्रो करेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस है वो चलते रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने हैं। मैं समझता हूँ कि ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, लेकिन कोशिश करके ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा इजी बनाएं। इसको जरूर एंडिंग तक देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदे की बात रहेगी। दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्ट पीपीटी है। आपको अगर कोई भी प्रश्न इस प्रेजेंटेशन के बारे में करना है तो हमको जरूर बताइए। हम जरूर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। हमारे यूट्यूब के कंटेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। और अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको हमारे तरफ से एक्सप्लेन करना है तो हमको जरूर बताएंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे भी काफी टाइम लगा ये प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर आपकी कोई मदद करता है तो उसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।